और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से दे दें, जहां सुबह सुबह एक कार में भीषण आग लग गई। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 55 में हुआ। ऑटो से टक्कर के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते धू धू कर पूरी कार जल गई। राहत की बात यह रही कि आग लगने से पहले कार सवार अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। कार में आग लगने की खबर तुरंत फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचते तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नोएडा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार चालक तुरंत वक्त रहते कार से बाहर निकला और उसकी जान बच गई। फायर कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर कर्मचारी पहुंचते तब तक कार जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। सुबह सुबह की यह घटना है, जहां पर कार में अचानक आग लग गई। नोएडा के सेक्टर 55 की यह घटना। ऑटो से टक्कर के बाद कार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते ये कार धू धू करके जलने लगी। जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे मिले। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से लिखा, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा चले जाओ जैसी धमकियां लिखी। इतना ही नहीं, जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर भी शाखा चली जाओ का नारा लिखा, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए हैं। हालांकि इस घटना को लेकर अब तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इन नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि एआईएसए के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा। एबीवीपी ने कहा कि वामपंथियों ने खुली सोच रखने वाले प्रोफेसर को डराने के लिए इस तरह की धमकियां दीवारों पर लिखी है। हमारे संवाददाता केशव झा ने जेएनयू कैंपस के माहौल को लेकर जायजा लिया। इस वक्त मैं जेएनयू कैंपस के उसी बिल्डिंग में मौजूद हूं, जहां पर जो स्लोगन लिखे हुए हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं, देयर विल बी ब्लड। और सामने एक स्लोगन और लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण्स लिव द कैंपस। इस तरह के स्लोगन जेएनयू के कई कैंपस के बिल्डिंग में लिखा हुआ नज़र आपको आएगा, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण और बनिया समाज के जो छात्र जेएनयू कैंपस में पढ़ रहे हैं, साथ ही आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग जेएनयू कैंपस में पढ़ रहे हैं, वो सभी इस देश को छोड़कर चले जाएं, साथ ही इस कैंपस को छोड़कर चले जाएं। तो इस तरह के जो स्लोगन हैं वो जेएनयू के अलग अलग कैंपस की बिल्डिंग में आपको साफ तौर से नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। तो जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू का ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इसी के साथ आपको बता दें कि 30 नवंबर की रात को ये नारे लिखे गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश पाठक फोन लाइन पर बने हुए हैं। गणेश, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि दोनों संगठन अब आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन किसकी बात में कितनी सच्चाई है, क्या अब तक साफ हो पाया? जेएनयू और विवाद दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि जेएनयू में विवाद का थमने का नाम कभी नहीं ले रहा है। अब जेएनयू में नया जो विवाद सामने आया है, जो जेएनयू की स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो है, वहाँ के उस जगह पर जो देखने को मिला आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं, जिनमें लिखा है कि छोड़ो, ब्राह्मण और बनिया समाज के लोगों के लिए तमाम इस तरीके से आपत्तिजनक बातें कही गई कि तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ, जैसी तमाम धमकी भरी बातें यहाँ पर लिखी गई है। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का कहना है कि ये जो बातें लिखी गई है कम्युनिस्ट छात्र संगठन की जो इकाई है आइसा, उनके द्वारा लिखी गई, लेकिन ये पूरा जांच का विषय होगा कि किस छात्र संगठन के द्वारा ये तमाम लिखी गई।
क्योंकि जो जेएनयू है वो खुले विचारों के लिए जाना जाता है। और जिस तरीके से बातें आए दिन इस तरीके से अगर कहा जाए कि क्योंकि अगर ये खुला विचार नहीं हो सकता ना कि आप कैंपस छोड़ो एक समाज के लिए, एक विशेष वर्ग, यानी आप किसी को नहीं कह सकते ना कि आप कैंपस छोड़ो या देश छोड़ो, आप पढ़ने के लिए आते हो। इस तरीके से आपत्तिजनक बातें आप कह रहे हो। और पिछले कई दिन अगर देखिए 2014 इस तरीके से विवादों भरी बातें हमें लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों प्रशासन के पास जानकारी नहीं होती है कि कौन है जो जेएनयू की छवि लगातार खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। प्रशासन उन छात्रों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करता? अगर कार्रवाई करता तो क्या वो कार्रवाई तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि फिलहाल जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जेएनयू के जो शांतिपूर्ण माहौल उसे खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी गणेश, प्रशासन की तरफ से अब तक इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया और सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वहां पर सीसीटीवी नहीं जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये नारे किसने लिए और इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, सीसीटीवी की जहां तक आप बात करें तो जेएनयू के जो कैंपस के जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से हमारी प्राइवेसी का हनन होगा। जब कैंपस में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो सीसीटीवी के लगाने की प्रक्रिया के साथ वहाँ सीसीटीवी के विरोध की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। तो कुछ ही जगह पर सीसीटीवी ही लग पाए थे और जिस जगह पर ये पूरी चीजें लिखी गई है, ये ऐसा लिखा गया कि आप लोग काम कर जाओ और आप किसी तो पता था कि कहाँ पर क्या काम करना है, मुझे किस तरीके से बच भी जाऊंगा, तो सब ठीक है। या उस संगठन को पूरी तरीके से पता था कहाँ पे क्या लिखने से हम लोग बच जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर मैं बात करूं तो जेएनयू के जो रजिस्ट्रार है प्रोफेसर रविकेश कुमार के द्वारा एक जो नोट जारी किया गया उसमें कहा गया कि जो भी इस तरीके से जो फ्रजाइल एलिमेंट है जो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जेएनयू में जो भी शांतिपूर्ण माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम लोग बख्शेंगे नहीं। जी ठीक गणेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पीएम मोदी दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात दौरे उनके लगातार जारी है। पीएम मोदी ने कल भी 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया था और आज भी वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार करेंगे और ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात में है पीएम मोदी और पीएम मोदी ने कल 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया और आज भी वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे और एक के बाद एक 4 ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि कल भी रोड शो में लाखों लोग उमड़े थे और इसको लेकर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि गुजरात की जनता हमारे साथ खड़ी है, ये तस्वीर इसकी गवाही है कि जनता का एक बार फिर से हमें साथ मिलने वाला है। और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कितने भी कीचड़ उछाल लो लेकिन कमल तो खिल के रहेगा। और क्या कार्यक्रम है वो आपको बता दें, सुबह 11 बजे कनकराज में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं 2:45 यानी कि लगभग 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यह आज का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां शाम 6 बजे अहमदाबाद में रैली को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। तो ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी का प्रचार जारी है। लगातार जनता से रूबरू होकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। गुजरात के रण का पहला पड़ाव यानी कि पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में करीब 62.89% वोटिंग हुई। गुजरात चुनाव में कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर वोट डाले गए। राज्य के 19 जिलों में 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण के मतदान के बीच 14,382 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बीच काफी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ जहां पर
युवा और महिलाएं पहुंची तो वहीं बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों के बीच काफी जागरूकता नजर आई। तो वहीं श्रद्धा मर्डर मामले में आज फॉरेंसिक टीम नार्को टेस्टिंग के बाद एक बार फिर से आफताब से पूछताछ करेगी और ये पूछताछ जेल में की जाएगी। इस टीम में एफएसएल और जांच अधिकारी समेत कुल 4 लोग होंगे। ये पूछताछ आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच होगी। पिछले दिनों आफताब को ले जाते वक्त जो हमला हुआ था उसे देखते हुए आज टीम ने जेल जाकर पूछताछ करने का फैसला ले लिया है। तो वहीं कल आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। आज भी आफताब से कई सवाल जवाब होंगे और आपको बता दें कि आफताब से जब पिछली बार पूछताछ हुई थी तो आफताब की गाड़ी पर हमला हुआ था और इस तरह की तस्वीर दोबारा ना आए इसलिए आज आफताब से पूछताछ जेल में ही की जाएगी। तो आफताब से क्या सवाल हुए वो आपको बता दें। नार्को टेस्ट के बीच आफताब बार बार अचेत हो रहा था। इस बीच आफताब ने कबूल किया और सवाल पूछे गए कि आफताब से आखिर श्रद्धा का फोन उसने कहां रखा है। आफताब ने जवाब दिया कि उसने श्रद्धा का फोन फेंक दिया है। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने की बात भी कबूल कर ली है। आफताब ने बताया कि उसने गुस्से में आकर आरी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। तो नार्को में कई तरह के सवाल आफताब से पूछे गए और बारी बारी आफताब इन सवालों के जवाब देता रहा। आफताब ने कबूल किया कि गुस्से में आकर उसने श्रद्धा की हत्या की। आरी से हत्या के बाद उसके शवों को काटा। और आपको बता दें कि आफताब ने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। अब अगले एंगल से जांच की जाएगी। हत्या में कोई और भी शामिल हो सकता है। दूसरा एंगल, किसी को रुपये देकर सबूत मिटाने की कोशिश। इस एंगल से भी अब जांच की जाएगी। श्रद्धा के सिर और आरी को किसी और से ठिकाने लगवाया गया, ये भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। चौथा सवाल, हो सकता है आफताब को आरी या सिर की जानकारी ही ना हो। तो ये तमाम वो सवाल जिस एंगल से अब जांच की जाएगी। तो वहीं देश भर में धर्म परिवर्तन का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक के बाद एक ज्यादातर प्रदेशों से धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून बनाया। अब उत्तराखंड में कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 10 साल की सजा दी जाएगी। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण एक बहुत प्रकार की हर जगह देखा जा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय था और इसीलिए हमने इस पर कानून बनाया है। तो उधर केरल और कर्नाटक में 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा भी किया जा रहा है। केरल और कर्नाटक के चर्च का दावा है कि 10,000 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई। 2,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनके बारे में हाईकोर्ट राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है। केरल में तो चर्च ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी लड़कियों को फंसाकर सीरिया और अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल अभियान चलाएगा। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद 21 से 31 दिसंबर तक धर्म रक्षा अभियान चलाएगा। तो वहीं बजरंग दल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हर प्रखंड में शौर्य यात्रा निकालेगा। और बिहार में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। बिहार में पहले तो रेलवे इंजन
और 500 टन की पुल की चोरी का मामला सामने आया, तो वहीं अब पूरी की पूरी सड़क ही गायब हो चुकी है। जो सड़क रात में नजर आ रही थी वो सुबह उठते ही छुमंतर हो गई। हद तो तब हो गई जब मोबाइल टावर ही चोरी हो गया। ये पहला वाकया रेलवे यार्ड का है जहां इंजन और पुल को चुरा लिया गया था। दूसरा वाकया बांका जिले का है जहां पर 29 नवंबर 2022 को जब ग्रामीण अगले दिन सुबह जागे तो सड़क गायब मिली। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि गांव में एकमात्र यही सड़क थी जिससे लोग आवाजाही करते थे और अब ये सड़क रातों रात गायब हो चुकी है। तीसरी घटना पटना की है जहां पर GTPL का टावर लगा हुआ था और कुछ लोग अधिकारी बनकर आए और इस टावर को चुरा ले गए। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी का आज का पूरा कार्यक्रम, आज सीएम योगी सुबह 11 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। दोपहर 1 बजे सिविल लाइंस रामपुर में चुनावी जनसभा और दोपहर 2:15 बजे क्रिश्चियन कॉलेज पहुंचेंगे जहां पर मैनपुरी में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी का आज का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचेंगे जहां पर रामपुर का दौरा करेंगे। योगी सबसे पहले मुरादाबाद जाएंगे जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और उसके बाद रामपुर पहुंचेंगे जहां वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी में लोकसभा चुनाव जबकि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 1 बजे सिविल लाइंस रामपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:15 बजे क्रिश्चियन कॉलेज मैनपुरी में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। तो सीएम योगी का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं आज का, जहां प्रचार करते नजर आएंगे सीएम योगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।